हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आज के इस बेहतरीन से क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.2। और ये जो प्रश्नावली होगी ये हमारे नए सिलेबस यानी जो लेटेस्ट सिलेबस यानी 2023 और 2024 के लिए जो 30% कट हुआ है। कितना कट हुआ है? तो 30% जो कट हुआ है उसी के हिसाब से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का ये जो होगा पार्ट नंबर 1 होगा। इस पार्ट में हम सबसे पहले तो बेसिक जानकारी जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर सहभाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो इसमें कुछ संख्याएं यानी कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनको हमको पहले से जानना होगा, जैसे सहभाज्य संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और एक है उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो सबसे पहले सहभाज्य संख्याएं, तो सहभाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। HCF कितना हो? HCF बराबर 1 होना चाहिए। या फिर कह लें कि उनका जो गुणनखंड हो, अर्थात जो उनका गुणनखंड हो, इसको पहले जानने से पहले जानेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले जानेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी इसको 6 को 2 गुणे 3 के रूप में लिखना ही क्या कहते हैं? इसको बोलेंगे, हम बोलेंगे गुणनखंड, बोलेंगे गुणनखंड बोलते हैं। ये हो गया हमारा गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो दोनों में कॉमन, यानी उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन बोलते हैं, यानी जो दोनों में हो। तो 3 यहाँ पर क्या है? ये देखिए, यहाँ पर जो 3 है, 3 क्या है? दोनों में कॉमन है। तो इसको क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, आपको पता चल गया ना उभयनिष्ठ गुणनखंड और क्या कहते हैं गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब देखिए सहभाज्य संख्याएं, अर्थात जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ संख्या ना हो, अर्थात तो इसमें क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जिसमें कॉमन कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो। क्या हो? उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, या उभयनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ को ही क्या बोलते हैं? कॉमन, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अर्थात एक के अतिरिक्त, अर्थात एक के अतिरिक्त, जैसे ये 6 था, 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 1। अर्थात इसमें 1 तो हमेशा कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह देंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित ना हो। लिख देंगे एक के अलावा अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित ना हो। उपस्थित ना हो। अगर हम यहीं पर एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमारा हो गया 2 और 3, और क्या हो गया? 6 और 7 हो गया, 5 7 हो गया। ठीक है, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जैसे 9 हो गया और 14 हो गया, 7 हो गया और 15 हो गया। इनमें क्या है? कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 1। यानी इसमें क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसी के बाद अगर हम पूर्णांक संख्याओं की बात कर लें तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो माइनस के इनफाइनाइट से लेकर, माइनस के इनफाइनाइट यानी इसको बोलते हैं अनंत से लेकर
माइनस के इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, प्लस के इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ये कहाँ तक होंगी, तो प्लस के इनफाइनाइट तक की होगी। ठीक है, इसी के बाद एक संख्या और आता है हमारा, जो आता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, उसको भी जान लेंगे। ये हमारा 4 नंबर हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक की जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिक जानकारी जान चुके हैं। इसके बाद 2 प्रमेय हमारे पास हैं। तो देखिए पहली प्रमेय यानी प्रमेय 1.2 क्या है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, ये भी अगर आप जानना चाहें तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका गुणनखंड ना हो। अभाज्य संख्या अर्थात जिनका गुणनखंड ना हो, अर्थात जिनका गुणनखंड ना हो। जैसे एग्जाम्पल पर ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 5 हो गया, 7 हो गया। ये सभी क्या है, इनका गुणनखंड नहीं हो सकता। 2 गुणे 1 तो लिख सकते हैं लेकिन वो गुणनखंड हमारा नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे 6 का होता है, 6 का 2 गुणे 3 होता है तो इसका गुणनखंड है, लेकिन गुणनखंड है तो इसलिए क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। क्या कैसी संख्या है, तो भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, मान लीजिए p क्या है, एक भाज्य संख्या है। यदि p क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। क्या करता है, a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करती है। तो p जो है a को भी विभाजित करेगी। जहां पर a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक की बात कर ले, देखिए अभी पूर्णांक बताए थे आपको माइनस के इनफाइनाइट से लेकर, देखिए पूर्णांक क्या था, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक की। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, धनात्मक, तो यहाँ पर माइनस वाले को छोड़ देंगे, यानी यहाँ तक 0 के इस साइड क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इधर क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इधर वाला लेंगे, यानी देखिए 0 से लेकर या देखिए 0 को छोड़कर, 0 के बाद ये सभी क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो यानी यहाँ से यहाँ के बीच की संख्याएं जो होंगी, देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की संख्याएं क्या हो जाएंगी, धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। अर्थात धनात्मक पूर्णांक की बात कर लें तो ब्रैकेट में 1 से लेकर कहाँ तक की हो जाएंगी, अनंत तक की हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए फिर से समझ लेंगे। इतना कह रहा है अगर कोई अभाज्य संख्या है और वो अगर a स्क्वायर यानी कोई संख्या a है और उसके स्क्वायर को क्या करती है, विभाजित करती है। विभाजित यानी उसमें भाग जा रहा है, विभाजित का मतलब होता है उसमें भाग जा रहा है। तो वो अगर a स्क्वायर को भाग दे रहा है तो p a को भी क्या करेगा, भाग देगा, यानी विभाजित करेगा। जहाँ a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया 1 से अनंत तक की बीच की संख्याएं। ठीक है, अब इसी के बाद अगला प्रमेय है। प्रमेय एक और प्रमेय बच गया है जो प्रिंट करना भूल गए। तो अगला प्रमेय जो है प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 है क्या, तो प्रमेय 1.3 जो है वो क्या कह रहा है, देखिए कि x क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। रूट के अंदर x क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। और जहां पर x क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अभी आपको बताए हैं पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो जहां x पूर्ण संख्या है। यहीं पर एक बात और देख लेंगे, जैसे रूट का 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, रूट का 4 क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि रूट के 4 को हम 2 लिख सकते हैं और ये 2 क्या है, रूट के अंदर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसी संख्या, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, आपका यहाँ पर बेसिक
क्या बेसिक जानकारी क्या हो रही है, कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एक से दो बार आप अगर देख ले रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको पता है भी परिमेय अभी बताए थे, परिमेय 1.3 में क्या बताए थे कि रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन हमको इसको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा क्या होगा, देखिए पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, हम इसको मान लेंगे कि ये क्या है, √5 क्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल। तो देखिए हम मानेंगे यहाँ पर इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल। अब यहां तक मान लीजिए। अब देखिए परिमेय संख्या, एक बेसिक जानकारी और यहां पर छूट रही है कि क्या, देखिए जो बेसिक जानकारी है क्या है कि हम जानते हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, तो P/Q के रूप में लिखते हैं, जहां पर Q क्या होता है, हमारा 0 नहीं होता है। देखिए क्या लिख देंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर P/Q, क्या होता है, P/Q, जहां पर Q क्या होता है हमारा, कभी भी 0 नहीं होगा। क्या होगा, Q 0 नहीं होगा कभी भी, अर्थात ये जो बटे में संख्या है वो क्या होती है, वे कभी भी 0 नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर P/Q बराबर क्या, P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, अर्थात हम परिमेय संख्या को किस में व्यक्त कर सकते हैं, तो P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो हो गया इतना। अब देखिए अगर हम इसमें क्या कर दें, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा और नीचे भी, यानी इन दोनों में क्या होगा, P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उससे हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सहभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। देखिए अभी आपको बताए थे, देखिए अगर इन दोनों में 6 और, देखिए 6 और 9 दो क्या थी, देखिए 6 और 9 मान लीजिए, P और Q क्या था, 6 और 9 था, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी 3 3 था, तो 3 से इसमें भाग दिए 2 बचा, 3 से इसमें भाग दिए 3 बचा। तो हमको यहाँ पर क्या बच रहा है, ये जो दोनों संख्याएं बच रही हैं, अर्थात इन दोनों में जब उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दिया गया तो ये दोनों संख्याएं क्या प्राप्त हो रही, 2 और 3 सहभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही। देखिए यहाँ पर क्या था, 2 और 3 सहभाज्य संख्याएं, ठीक है, अर्थात जिनमें अब गुणनखंड बचा नहीं तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, सहभाज्य संख्याएं प्राप्त हो रही। तो इसको देखेंगे तो लिख देंगे P और Q में उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर A व B सहभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं, A व B। जैसे वहां पर 2 और 3 प्राप्त हो रहा था वैसे ही यहाँ पर कोई संख्या A और B प्राप्त हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दिए थे तो 2 3 प्राप्त हो रहा था, तो वैसे भी हम यहाँ पर कल्पना करेंगे A और B कोई संख्या हमको प्राप्त हो रही है जो क्या है, सहभाज्य है, जो कि अभाज्य संख्या है।
क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। और ए व बी क्या है, दोनों पूर्णांक संख्याएं होंगी। ए और बी क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अर्थात पूर्णांक संख्याएं क्या होती थी, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक की, जहां ए व बी पूर्णांक संख्या हैं, पूर्णांक संख्या है। देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले हम क्या किए, पहले स्टेप में इसके विपरीत हम मान लिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या करते हैं, हमको पता है कि परिमेय संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q क्या है हमारा, 0 नहीं होगा। तो p और q में उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी p और q में जो उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड थे उससे क्या कर दिए, भाग दिए। और भाग देने पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, a और b प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, a और b प्राप्त हो रहा है, जो कि क्या है, सहभाज्य संख्याएं होंगी। यानी जब उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम इसमें भाग दे दिए तो क्या प्राप्त हुआ, a और b प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, सहभाज्य संख्याएं होंगी। जहां a और b क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, अर्थात माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट के बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब इसको प्राप्त, देखिए a और b बराबर, यानी p और q क्या था, p और q क्या था, परिमेय संख्या थी। तो a और b भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो यहां से हम क्या करेंगे, a और b बराबर, a/b बराबर a/b बराबर मान लेंगे क्या, √5, √5 इतना मान लिए। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर गुण बटे में है, इधर आके गुणे में हो जाएगा, यानी a बराबर √5b। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो देखिए वर्ग करने पर, देखिए ये जो हमारा अपरिमेय सिद्ध करने वाली जो होती है, इसमें हमको लिखना ज़्यादा रहता है। ठीक है, समझना और लिखना ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टफ हो जाती है, लेकिन आप 2-3 बार अगर आप देख ले रहे हैं तो मेरा वादा है कि आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए जब वर्ग किए तो क्या हो जाएगा, देखिए जब वर्ग किए तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ गया। और b का स्क्वायर करेंगे तो b² हो जाएगा। क्या हो गया, a² बराबर 5b², a² बराबर 5b²। अब देखिए इसको आगे अगर हल करेंगे तो देखिए b² बराबर क्या हो जाएगा, b² बराबर देखिए 5 यहाँ पर गुणे में है, यहाँ जाके बटे में हो जाएगा, यानी a²/5, a²/5। अब यहाँ पर आपकी परिमेय आपको याद आ रही होगी, परिमेय 1.2 आपको बताए थे। परिमेय 1.2 क्या था कि यदि कोई संख्या a² या a² कोई भी संख्या हो सकती है, मान लीजिए, तो a² यानी ये संख्या, अगर कोई संख्या a² को विभाजित करती है तो क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो देखिए यानी अगर 5 a² को विभाजित कर रहा है, कोई संख्या के स्थान पर क्या आ रहा है, 5, यदि 5 a² को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। क्यों, क्योंकि परिमेय 1.2 हमारा क्या कहता है कि यदि कोई संख्या a² को विभाजित करता है तो वही संख्या a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो यहाँ पर लिख देंगे परिमेय 1.2 से यदि 5 a² को विभाजित कर रहा है, a² को विभाजित करता है तो 5 a को विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, 5 a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है,
देखिए इसको मान लेंगे समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये a प्राप्त हो रहा है, a बराबर हम क्या मान लेंगे, ये 5 है यहाँ पर, तो 5c मान लेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे, माना a बराबर 5c, यानी जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना होता है हमको, अगला जो स्टेप होगा हमारा क्या होगा, a, यहाँ पर अगर a मिल रहा है तो a बराबर 5c मानेंगे। अगर b मिल रहा है, देखिए a बराबर, और यहाँ पर जो ये संख्या होती है, ये संख्या क्या होगी, जो जिस संख्या से a में भाग जा रहा है वो मानेंगे, और यहाँ पर कोई अन्य अचर संख्या मानेंगे। इसको बोलते हैं चर संख्याएं और इसको बोलते हैं अचर संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इतना करेंगे। और देखिए a बराबर 5c। अब यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर मिला था हमको a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर मिला था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर में a बराबर 5c रखने पर, a बराबर 5c रखने पर तो a बराबर 5c रख देंगे, तो a स्क्वायर बराबर, देखिए a स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर बराबर 5v स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो ये a 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, देखिए ये यहाँ पर गुणे में है, आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, यानी 5 बराबर b स्क्वायर हो गया। 5 से इसको अगर काट दें तो ये क्या हो गया, 5 एकम 5, 5 हम 25, यानी बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर क्या है, गुणे में है, इधर जाके बट्टे में हो जाएगा, अर्थात अगर हम कह दें ये 5 गुणे में है, इधर जाके बट्टे में हो जाएगा, अर्थात c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बट्टे 5, b स्क्वायर बट्टे 5। अब यहाँ पर फिर से हमारी तो परमेय 1.2 लग रही है, क्यों? क्योंकि अगर 5 किसी संख्या, यानी वहाँ पर a स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर की जगह पर b स्क्वायर है, अर्थात अगर वहीं पर a स्क्वायर था, देखिए क्या कहती थी, यदि कोई संख्या a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो a को भी विभाजित करेगी। सेम उसी प्रकार से a के स्थान पर यहाँ पर क्या है, b है ना, a के स्थान पर क्या है, b है, तो क्या कह रहा है, अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा, बिल्कुल करेगा। तो परमेय 1.2 से, परमेय 1.2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यदि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा, b को भी ठीक है, b को भी विभाजित करेगा, देखिए अगर 5a को भी विभाजित, यहाँ से देखिए अगर ये समीकरण संख्या 2 हो जाएगी, अर्थात समीकरण 1 में 5 क्या कर रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है, 5 b को भी विभाजित कर रहा है। अब यहीं पर हुई गड़बड़, क्या गड़बड़ हुई, तो देखिए 5 a को भी विभाजित कर रहा है। यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले देखिए फिर से ध्यान से, 5 a को भी विभाजित कर रहा है, 5 b को भी विभाजित कर रहा है। 5 तब a b दोनों को विभाजित करेगा जब इनके दोनों के अंदर क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। देखिए अगले पेज में अगर देख लें, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, देखिए 5 क्या कर रहा है, समीकरण 1 व 2 से, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम पाते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा लिख लेंगे, तब हम आपको आगे समझा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण की गड़बड़ क्या हुई है। ठीक है, तो देखिए समीकरण
एक, देखिए सवाल हमारा गलत नहीं हुआ, सवाल के अंदर क्या गड़बड़ हुई है उससे हम प्रूफ कर सकते हैं। क्या गड़बड़ हुई, इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो रूट हमारा 5 क्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वही गड़बड़ हुई है, उसी गड़बड़ के कारण हम प्रूफ कर देंगे कि जो हमारा रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 व 2 से हम पाते हैं कि 5 ए व बी दोनों को विभाजित कर रहा है। ए व बी दोनों को विभाजित करता है, जबकि ए व बी क्या है, ए व बी सहभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इनके बीच सहभाज्य संख्या है। अर्थात सहभाज्य संख्या अभी आपको बताए थे क्या होती हैं, जिनके अंदर कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, कॉमन गुणनखंड ना हो। जैसे हमारा ले लीजिए, जैसे क्या था 6 बराबर क्या था, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसका गुणनखंड क्या है हमारा, जैसे देखिए जैसे 2 गुणे 5 है और कोई संख्या 3 गुणे 7 है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड है नहीं है, अर्थात ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें देखिए 5, अब देखिए कोई संख्या इसको और इसको तभी गुणनखंड देखिए तभी विभाजित करेगी, यानी तभी भाग देगी जब दोनों में 5 हो। देखिए 5 ए व बी, मान लीजिए ये क्या है, ए है और ये संख्या क्या है, बी है। ठीक है, ए व बी दोनों इसको तभी विभाजित करेगी, दोनों को, यानी ए को तभी विभाजित करेगा जब इसके गुणनखंड में क्या हो, 5 है। इसके गुणनखंड में 5 है, इसको तो विभाजित कर रहा है, लेकिन बी में क्या है, ऐसा 5 कोई गुणनखंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों संख्याएं क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, दोनों में उभयनिष्ठ, यानी दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। अर्थात अगर इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं होना चाहिए, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं होना चाहिए, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 3 इसमें है तो 3 इसमें क्या नहीं होना चाहिए, तभी ये संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं। लेकिन 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि ए और 2 दोनों को हम क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। ये मुमकिन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ए और बी हम माने थे, शुरू में ही माने थे, देखिए यहाँ पर हम माने थे कि ए व बी क्या है, सहभाज्य संख्या है, अर्थात इनमें कोई गुणनखंड उपस्थित, यानी इसमें जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उपस्थित नहीं होगा। और यही हो गई क्या, गड़बड़। क्या हो गई, गड़बड़ हो गई, जिससे क्या प्रूफ होता है कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से समझा दे रहे हैं आपको कि सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें दोनों में कोई उभयनिष्ठ कॉमन ना हो, और ए और बी को 5 तभी विभाजित करेगा जब ए में भी गुणनखंड के रूप में 5 उपस्थित हो और बी में भी, और ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात इसमें जो होगा वो इसमें नहीं होगा और इसमें जो होगा वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। बस यहीं पर आपका सवाल क्या होता है, खत्म होता है। थोड़ा सा लिखना और बाकी हो रह गया है। तो देखिए इससे देखिए, जबकि ए व बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और इस सहभाज्य, और जिससे 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिससे अतः 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, अतः 5 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। या आप इसको यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, कोई
लिखना नहीं है, ठीक है। देखिए आप इतना समझ गए, बस इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो जबकि क्या है ए और बी क्या है क्या है ए और बी क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं, इतना लिख दिए। अब ये हमारा यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, एक विरोध प्राप्त हो रहा है कि क्या विरोध प्राप्त हो रहा है कि 5 दोनों में क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, लेकिन है नहीं। तो इससे हमको क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड अर्थात 5 क्या है, 5 क्या है, उपस्थित है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त, देखिए जो गुणनखंड होता है, कोई भी गुणनखंड हो, जैसे 2 गुणे 3 हो गया और गुणे 1 हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें उभयनिष्ठ कॉमन ये नहीं माना जाएगा। ये जो हमारा गुणे 1 आता है ये कभी भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हर संख्याओं में आता है। अगर 7 को ले ले तो 7 में भी 7 गुणे 1 होगा, 5 ले ले तो 5 गुणे 1 उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो प्राप्त होता है कि ए व बी में अतिरिक्त गुणनखंड और वो अतिरिक्त गुणनखंड कौन है, 5 है। अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, ठीक है। एक मिनट, अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित गुणनखंड क्या 5 उपस्थित है। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सहभाज्य संख्याएं, क्योंकि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, और उसमें क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई भी उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड उपस्थित नहीं होना चाहिए। जबकि इसमें क्या है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उपस्थित है, तभी तो 5 ए को भी विभाजित कर रहा है, बी को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है, उपस्थित है। और यहाँ पर एक लाइन, लास्ट लाइन लिखना बाकी रह गया, बस बाकी आपका खत्म हो गया। क्या कि लिख देंगे, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। क्या, यह विरोधाभासी कल्पना हमारी, यह विरोधाभासी कल्पना हमारी, यह विरोधाभासी परिणाम होगा, यहाँ पर क्या होगा, यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है। यह विरोधाभासी परिणाम, देखिए ये जो परिणाम प्राप्त हुआ है कि 5 ए और बी को बी दोनों को विभाजित कर रहा है, अर्थात ये क्या कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है। क्या विरोध कर रहा है कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। 5 क्या विरोध कर रहा है कि ए और बी यानी 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड जो 5 है, ये विरोध कर रहा है किसका, कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए हम शुरू में एक गलत कल्पना कर लिए थे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, अतः
अतः रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। और यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल सा है, ठीक है, इससे थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का है। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, तो देखिए क्या करते थे, सबसे पहले क्या माने थे कि हम इसको विपरीत मानेंगे, यानी कल्पना करेंगे कि रूट 3 प्लस 2 रूट 5 सॉरी 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक परमीय संख्या है, इतना हम मानेंगे। देखिए इसके विपरीत बोलें या उल्टा बोलें, ठीक है, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है, ठीक है, इतना माने आप बस। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमको पता है जो परमीय संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परमीय संख्या बराबर, ठीक है, परमीय संख्या बराबर p/q, और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अब इसमें देखिए इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उससे क्या करेंगे, भाग देंगे, और भाग करने पर हमको दो संख्याएं प्राप्त होंगी। देखिए p तथा q में तथा q में उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड थे, उनके उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देने पर a व b दो सहाभाज्य व पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये p और q क्या है, 10 15 है, तो इसमें 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 2 और 3 क्या प्राप्त हो गया। तो यही क्या, ये इससे देखिए पहले ऐसे था तो इससे भाग दिए, यानी 5, इसमें भी देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, यानी 5 दोनों 5 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब 5 से ऊपर इसमें भी भाग दिए तो 2 बचा, 5 से इसमें भाग दिए तो 3 बचा, यानी वही क्या हो गया, 2 और 3, यही क्या प्राप्त हो गया, उभयनिष्ठ देखिए सहाभाज्य संख्या, यानी इससे जब भाग दिए तो क्या प्राप्त हुआ, सहाभाज्य संख्या। तो यही क्या हो प्राप्त हो गया, ये 2 3 क्या प्राप्त हुआ, सहाभाज्य संख्या है। और ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। पूर्णांक संख्याएं किनको कहते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना कर लिए, अब हम क्या करेंगे, मानेंगे कि a और b बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी a/b बराबर 3 प्लस 2 रूट के 5, ठीक है। इसको आगे अगर हल करें तो ये 3 क्या इधर प्लस इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी a/b माइनस के 3 बराबर 2 रूट 5, इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी को थोड़ा सा और आगे हल करें तो देखिए यहाँ पर b क्या मिल जाएगा, हमको कॉमन मिल जाएगा, सॉरी b क्या ले लेंगे, b
इसको हल करेंगे तो देखिए बटे में क्या आ गया, b आ गया, और a माइनस बी से इसमें करेंगे गुणा तो 3b हो जाएगा, इक्वल टू 2√5 हो गया। इसी को आगे अगर हल करें तो क्या हो जाएगा, देखिए a इतना प्राप्त हो गया, a माइनस 3b, ठीक है, और 2 यहाँ पर क्या है, देखिए 2 यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ जाके बटे में हो जाएगा, यानी 2b, और बराबर क्या प्राप्त हो गया, √5। अब देखिए यहाँ पर फिर से गड़बड़ हो गई, वहाँ पर थोड़ा लंबा जाके गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर यहीं पर गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई कि यहाँ पर ये संख्याएं क्या है, परमेय संख्याएं हैं। देखिए ये जो संख्याएं हैं क्या है, परमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं क्या है, रूट के अंदर नहीं है। लेकिन ये संख्या क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या, क्यों, क्योंकि ये क्या है, रूट के अंदर है। क्यों, क्योंकि ये रूट के अंदर है। और यहीं पर हो गई गड़बड़, यहीं पर हो गई क्या, गड़बड़, कि ये तो कह रहा है हम अपरमेय संख्याएं हैं, ये क्या कह रहा है, हम अपरमेय संख्या है। 5 क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि हम अपरमेय हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, a माइनस 3b बटे 2b, ये क्या कह रहा है कि हम परमेय संख्याएं। और यहीं पर क्या हो रही है, गड़बड़। अब बस यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको आगे थोड़ा सा हल करेंगे। क्या हो रहा है, यहाँ पर परमेय हमारा 1.3 लगेगा। क्या, परमेय 1.3, परमेय 1.3 क्या था कि रूट के अंदर जो भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरमेय, यानी √x क्या होता है, अपरमेय संख्या होती है। जहाँ पर x क्या होगा, पूर्ण संख्याएं, यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए परमेय 1.3 से, किससे, तो परमेय 1.3 से क्या हो जाएगा, √5 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। और यहीं पर हो रही है हमारी गड़बड़। क्या, कि एक साइड तो हमारा देखिए LHS क्या कह रहा है, मैं तो परमेय संख्या हूं, लेकिन RHS क्या कह रहा है कि अपरमेय संख्या हूं। अर्थात अपरमेय संख्या, परमेय संख्या अपरमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होती है। और यहीं पर हो रही है गड़बड़। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हमारा LHS क्या है, परमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर लिख देंगे कि a तथा b क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए जो a व b थी क्या थी, पूर्ण संख्या थी। a व b पूर्ण पूर्णांक संख्या थी। कैसी संख्या थी, तो पूर्णांक है, पूर्णांक है। और जबकि 2 व 3, क्योंकि देखिए 5 के देखिए ए बी मिल रहा है और 2 3 मिल रहा है, 3 और 2 मिल रहा है। और क्या है, भी पूर्णांक संख्याएं हैं, भी पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। इसलिए a माइनस 3b बटे 2b क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अब इससे क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुई थी बराबर में क्या हुई थी, अर्थात अगर ये अपरमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ये अपरमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, अपरमेय संख्या है। लेकिन क्या है, रियल में क्या है, ये परमेय संख्या है। तो इससे क्या हो रहा है, हमको विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि प्राप्त हो रहा है कि a माइनस 3b बटे 2b क्या है, अपरमेय संख्या है। कि क्या, अपरमेय संख्या है। और ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है इसका कि तुम परमेय संख्या नहीं हो, अपरमेय संख्या हो। ठीक है, तो देखिए तो इससे
यह देखिए लिख देंगे, यह विरोधाभासी यह विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त होता है, कि 3+√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? विरोध क्या कर रहा है कि ये क्या कह रहा है, देखिए √5 क्या कह रहा है कि ये क्या है, देखिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन रियल में क्या कह है कि ये परिमेय संख्या है। तो इससे क्या हो रहा है, विरोध हमारा प्राप्त हो रहा है, विरोध कर रहा है। √5 क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि तुम क्या हो, देखिए √5 क्या कह रहा है कि तुम एक अपरिमेय संख्या हो, लेकिन रियल में क्या है, परिमेय संख्या। तो ये क्या प्राप्त हो रहा है, हमको विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि जो हमारा 3+2√5 क्या है, परिमेय संख्या है। अतः जो हमारा अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, संख्या है। और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।